7 अप्रैल 2018 राकेश रोहेला, जो यूपी के शामली टाउन के दयानंद नगर मोहल्ला में रहते थे, रात 9:30 बजे अपने घर की तरफ पैदल जा रहे थे। वह दिल्ली शादरा के भोलानाथ नगर में बाबूथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन थे और रोज इसी समय घर लौटते थे। लेकिन इस रात 10:04 बजे जब वह अपने घर से 100 मीटर दूर थे, अचानक किसी ने उनके सिर पर गोली मार दी और वहां से भाग गया। गोली की आवाज सुनते ही आसपास की कन्फेक्शनरी शॉप्स के दुकानदार वहां पहुंचे। शैलेंद्र, जो वहीं दुकान चलाते थे, बाकी लोगों के साथ मिलकर राकेश को उठाते हैं और टेम्पो में हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये था, ये हमला किसी बाहरी ने किया था या किसी ऐसे ने जिस पर शक तक नहीं किया जा सकता था। 10:15 बजे कुछ लोग भागकर राकेश के घर पहुंचते हैं और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। परिवार में पत्नी कृष्णा रोहेला, बेटियां वैष्णवी और विशाली और बेटा विशाल थे। कृष्णा रोहेला तुरंत अपने देवर मुकेश रोहेला को कॉल करती हैं। परिवार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश की मौत हो चुकी थी। राकेश के भाई मुकेश कुछ दुकानदारों के साथ शामली कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस केस को संभालने के लिए इंस्पेक्टर अभिनेश गौतम के नेतृत्व में एसआई सत्यनारायण दहिया, कांस्टेबल प्रताप, फीमेल एसआई नीमा गौतम और अन्य पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राकेश को गोली मारने वाला कौन था? क्या ये मर्डर प्लान किया गया था या अचानक हुआ कोई झगड़ा? आगे की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद सारे पुलिस अफसर सिटी के सीओ अशोक कुमार सिंह के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करती है, जो राकेश को हॉस्पिटल ले गया था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसने हमलावरों को देखा या पहचान सकता है, लेकिन शैलेंद्र बताता है कि जब वह वहां पहुंचा तब तक कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस राकेश की फैमिली से पूछताछ करती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, लेकिन परिवार इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि राकेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी फैमिली एक अहम बात बताती है, जिससे पुलिस को एक नया एंगल मिलता है। असल में राकेश अपने कुछ कलीग्स के साथ मिलकर एक कमेटी चलाते थे, जिसमें सभी लोग हर महीने कुछ पैसे इकट्ठा करते थे और जरूरतमंद को देते थे, या फिर किसी एक सदस्य का नाम निकलकर उसे रकम दी जाती थी। इस कमेटी को हैंडल करने वाला खुद राकेश था। परिवार ने बताया कि राकेश जब भी रात को लौटता था तो अक्सर उसके बैग में काफी कैश होता था, इसलिए हो सकता है कि यह मर्डर लूटपाट के लिए किया गया हो। पुलिस को यह बात काफी जंची और उन्हें लगा कि शायद यही असली वजह हो सकती है। लेकिन तभी शैलेंद्र इस थ्योरी पर पानी फेर देता है। वह बताता है कि जब उसने गोली की आवाज सुनी तो वह और बाकी दुकानदार तुरंत वहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि हमलावरों ने राकेश को लूटने की कोशिश तक नहीं की। जब पुलिस ने राकेश की बॉडी की जांच की तो पाया कि उसकी पॉकेट में अब भी पैसों से भरा वॉलेट था और उसकी सोने की अंगूठी भी उसके हाथ में ही थी। अब सवाल और गहरा गया, अगर ये लूट के लिए नहीं था तो फिर राकेश को गोली क्यों मारी गई? अब पुलिस को समझ आ गया था कि यह मामला लूटपाट का नहीं था। राकेश की पॉकेट में अब भी पैसे से भरा वॉलेट, सोने की अंगूठी, वॉच और बैग था। मतलब मकसद सीधा मर्डर ही था। रात हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने राकेश की बॉडी को पोस्टमार्टम टॉपसी के लिए भेज दिया। अगले दिन 8 अप्रैल, जब तक पोस्टमार्टम चल रहा था, पुलिस ने इस केस पर मीटिंग बुलाई। इसमें डिस्कशन हुआ कि अगर ये लूट होती तो हमलावर किसी सुनसान जगह पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राकेश को भीड़भाड़ वाले इलाके में मारा, जो उसके घर से सिर्फ 100 मीटर दूर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इससे एक बड़ा खुलासा हुआ, राकेश की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। हमलावर ने करीब 6 फीट दूर से गोली चलाई थी। इसका मतलब साफ था कि निशाना राकेश को जान से मारने का ही था। अब सिटी सीओ अशोक कुमार सिंह ने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पवार को केस में शामिल किया। धर्मेंद्र ने सभी स्थानीय चोरों और डकैतों की जांच करवाई,
लेकिन किसी का भी इंसिडेंट के वक्त वहां मौजूद होना साबित नहीं हुआ। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, सीसीटीवी फुटेज। राकेश के घर से रेलवे स्टेशन तक 6 सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन एक कैमरा खराब था। बाकी 5 कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 5 घंटे बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। घटना स्थल से 50 कदम दूर एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, जहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। फुटेज में दिखा कि राकेश दुकान में कुछ खरीदने गया था। ठीक उसी समय एक बाइक पर 2 युवक खड़े थे। बाइक के पीछे बैठे युवक के हाथ में कुछ नजर आ रहा था, जो शायद वही हथियार था जिससे राकेश पर हमला किया गया। पहचान की कोशिश और चौंकाने वाला खुलासा। इसके बाद पुलिस ने आसपास के दुकानदारों को बुलाया, जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी था। इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि राकेश उसके पास एक प्रेस का स्विच लेने आया था, लेकिन उन 2 लड़कों को वह नहीं पहचानता। अब पुलिस ने राकेश की फैमिली को फुटेज दिखाई। राकेश की पत्नी कृष्णा और उसकी दोनों बेटियों ने इन लड़कों को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब राकेश के बेटे विशाल की बारी आई तो मामला पलट गया। विशाल ने तुरंत बाइक चला रहे लड़के को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि समीर था, राकेश की बेटी काव्या का पुराना क्लासमेट। अब पुलिस का शक राकेश की फैमिली की ओर बढ़ गया। अगर समीर काव्या का क्लासमेट था तो उसने पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या काव्या कुछ छिपा रही थी? क्या ये मर्डर किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा था कि अब समीर और काव्या का रिश्ता खत्म हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पिटाई के बाद समीर ने काव्या से मिलने में थोड़ी सावधानी बरतनी शुरू कर दी, लेकिन दोनों का मिलना जारी रहा। राकेश को जब यह पता चला कि उनकी बेटी अब भी समीर से मिल रही है, तो उन्होंने घर में काव्या को डांटा और उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन काव्या ने इस बार अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। उसने यह बात समीर को बताई और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बना लिया। राकेश को रास्ते से हटाने का किया और दोनों ने तय किया कि जब राकेश अपनी रोज की तरह पैदल घर लौटेगा तब उस पर हमला किया जाएगा। घटना वाले दिन समीर और शादाब बाइक पर राकेश का पीछा कर रहे थे। जैसे ही राकेश इलेक्ट्रिशियन की दुकान से बाहर निकला, उन्होंने गोली मार दी और भाग गए। अब पुलिस को पूरा सच पता चल चुका था। काव्या ने भी पूछताछ में यह कबूल कर लिया कि उसने ही समीर को अपने पिता को मारने के लिए उकसाया था। काव्या, समीर और शादाब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। इस केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी।